Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are, another lecture of our वन शॉट सीरीज जिसमें कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे. So without wasting your time, let's get started with our today's lecture. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन के. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में जो आपका सोल्यूट होता है वो क्या करता है, अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. जो आपका सोल्यूट होगा इसका मूवमेंट देखा जाता है इसके हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ. कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा. इसके अलावा डिस्टेंस इफेक्ट करता है. डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा. इसके अलावा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, इसके अलावा साइज. ठीक है, साइज अगर लार्ज है तो डिफ्यूजन कम होगा. साइज भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो जो आपका टेम्परेचर है और सोल्यूट कंसंट्रेशन है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये ज़्यादा होंगे तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा और अगर ये कम होंगे तो डिफ्यूजन भी कम होगा. इसके अलावा डिस्टेंस और साइज ये दो जो हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. आई होप ये आपको क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओस्मोसिस क्या होता है. ओस्मोसिस क्या होगा? ओस्मोसिस में सोल्यूट का कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग कि सोल्यूट जो है कैसे मूव कर रहा है. सॉरी, सोलवेंट जो है वो कैसे मूव कर रहा है. सोलवेंट जैसे कि आपका वाटर हो गया. जैसे मान लो कि आपने वाटर लिया और उसको फर्श पे डाल दिया. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर पानी डाला तो पानी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता है, आपने देखा होगा. तो यानी ये अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन ही है. बट इन केस ऑफ सोलवेंट इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. देन आता है टोनिसिटी. टोनिसिटी में क्या होता है? टोनिसिटी में ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है वो सेल के वॉल्यूम को इफेक्ट करता है. जैसे कि ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपकी सेल रखी हुई है. अब मान लो जो सेल है आपकी, सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और वाटर कम है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर जो है वाटर या सोलवेंट ज़्यादा है. ठीक है, तो वाटर अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी क्योंकि पानी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुका है. अब पानी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुका है तो ये इसके सेल वॉल को क्या करेगा, पुश करेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ये क्रिएट करेगा काइंड ऑफ. ये किस कंडीशन में आता है? ये आपको देखने को मिलता है हाइपोटोनिक. हाइपो का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक. हाइपो का मतलब है कम, टोनिक का मतलब सोल्यूट. इस तरीके से देखो कि कम सोल्यूट है कहाँ पर, सॉल्यूशन में. ठीक है, सॉल्यूशन के टर्म्स में हम देख रहे हैं. उसके बाद आता है हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में जैसे कि मेरे पास में ये सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है. हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है. कहाँ पर? सॉल्यूशन में. इसके अंदर रखी हुई है क्या? इसके अंदर रखी हुई है मेरी सेल. सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा. अब पानी बाहर की तरफ आ गया तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी. एक होता है आइसोटोनिक कि सेल के अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर सॉल्यूशन के अंदर पानी का कंसंट्रेशन इक्वल है, जिसकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आइसोटोनिक. तो आई होप इतनी क्लियर चीज है आपको. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में सोल्यूट अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है. ये एक पैसिव प्रोसेस है. पैसिव प्रोसेस का मतलब है नो यूज ऑफ एनर्जी. एनर्जी यहाँ पर यूज नहीं होती. ठीक है, एनर्जी यूज नहीं होती. ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो टेम्परेचर, डिस्टेंस, सोल्यूट कंसंट्रेशन और साइज. इसके बाद नेक्स्ट है ओस्मोसिस. ओस्मोसिस में जो सोलवेंट होता है वो अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है. ये भी आपका डिफ्यूजन का एक स्पेशलाइज्ड केस है. इसके बाद हमने देखा टोनिसिटी. टोनिसिटी क्या होता है? किस तरीके से जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है वो सेल के वॉल्यूम को इफेक्ट करता है. हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में जो सोल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, पानी कम होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ आता है और सेल श्रिंक हो जाती है. इसके अलावा हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में कम सोल्यूट होता है सॉल्यूशन में और पानी ज्यादा होता है तो पानी अपना क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा और सेल जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगी. और आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसोटोनिक में फ्लैसिड कंडीशन रहती है, सेल का वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूशन में वाटर जो है इक्वल रहता है. देन बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं? ये आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लोएम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है. फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, जाइलम एक डेड टिश्यू है.
फ्लोएम के अंदर जो आपके सीव एलिमेंट्स होते हैं वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, और जाइलम के अंदर जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सीव एलिमेंट्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब, सीव सेल, ठीक है, ये आपके सीव एलिमेंट होते हैं। और जो आपका ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट जैसे आपका जाइलम वेसल, ठीक है, ये आपके, और ट्रैकेरी जाइलम ट्रैकेड ये आपके ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल यानी वाटर की काबिलियत, क्या करने की, काम करने की। सो एबिलिटी ऑफ वाटर टू डू सम वर्क इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन प्लांट। ठीक है, यानी जो आपका वाटर होता है हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है वो प्लांट के सबसे एपिकल वाले रीजन का होता है, और सबसे कम वाटर पोटेंशियल जो है वो कहाँ पर होगा, सबसे कम जो आपका सोल्यूट, सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल एपिकल का होगा, लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल रूट का होगा, और जो वाटर पोटेंशियल सॉइल का होगा वो 0 के बराबर होगा। वाटर का मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इवेपोरेशन, है ना। तो जो आपका वाटर होता है ना, सनलाइट यहाँ से पड़ रही है, तो सनलाइट जब इस पे आती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है वेपर फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो खाना बन रहा था, फोटोसिंथेसिस भी साथ में चल रही होती है आपकी, तो लीफ में खाना बन रहा है, तो केवल खाना खाना पर जैसे शुगर शुगर सुक्रोज सुक्रोज यहाँ इकट्ठा हो गया, यानी यहाँ पर सोल्यूट इकट्ठा हो गया और पानी बाहर की तरफ निकल गया। अब सोल्यूट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और रूट से क्या है, रूट से पानी खींचा जा रहा है ना, सोइल में से जो रूट्स हैं वो पानी खींच रही हैं, तो यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा है, वाटर यहाँ ज़्यादा है, तो वाटर अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जो वाटर था वो तो बाहर की तरफ निकलता जा रहा है वेपर फॉर्म में, तो वाटर अपना क्या करता है, अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता रहता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो मोस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल यानी कि बहुत ज्यादा सोल्यूट कहाँ पर, एपिकल वाले में, तो सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सोल्यूट ज्यादा यानी वाटर क्या है, कम है, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, वो इस वाले एरिया का है, एपिकल वाले का, और सबसे कम नेगेटिव यानी कि समहाउ 0 के बराबर ही होता है वो आपका होता है सोइल का। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। और प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल क्या होती है, 0 होती है। 0 का मतलब क्या है कि जो आपका प्योर वाटर है उसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो होती है ये बेसिकली हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं वाटर पोटेंशियल के लिए, तो यहाँ पर आपका आता है सोल्यूट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अलावा मैट्रिक्स पोटेंशियल, और इसके अलावा प्रेशर पोटेंशियल। जिसमें से जो ग्रेविटेशनल और मैट्रिक्स पोटेंशियल है इनको हम लोग नेग्लेजेबल या निगलेक्ट कर दिया है, तो आज के टाइम पे जो फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का वो है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कि इन दोनों का सम ही क्या होता है, आपका वाटर पोटेंशियल होता है, किसका, सोल्यूट पोटेंशियल का, और इसके अलावा प्रेशर पोटेंशियल का। सोल्यूट पोटेंशियल जो होती है आपकी, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल या कंसंट्रेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, ये आपकी नेगेटिव एंटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर पोटेंशियल जो है इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, आपकी पॉजिटिव एंटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा वाटर का जैसे ये वाला तो हम लोग टर्गर प्रेशर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस इतना याद रखेगा, जहां पर सोल्यूट पोटेंशियल हो नेगेटिव साइन लगा देना, प्रेशर पोटेंशियल हो तो पॉजिटिव साइन लगा देना। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो वाटर ट्रांसपोर्ट में अगर देखें, सो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पहली बात तो रूट से एपिकल वाले रीजन में होता है। कौन सा ट्रैकेरी एलिमेंट करता है, तो जाइलम करता है। जाइलम वेसल जो होता है ये यूज होता है एंजियोस्पर्म में, और ट्रैकेरी एलिमेंट जो है या जाइलम ट्रैकेड कहाँ यूज होता है, जिम्नोस्पर्म में। जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकियड, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकियड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो आपका वाटर होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इतना ही यूजफुल नहीं है, केवल शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम कर सकता है।
फिर आता है मास फ्लो। मास फ्लो का मतलब होता है बल्क में फ्लो करता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये यूजफुल है ये वाली चीज। इसके अलावा प्रेशर ड्रेवन, प्रेशर ड्रेवन यानी प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि नीचे की तरफ वाटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूट जो है वाटर को ले रही है, तो प्रेशर ड्रेवन यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन जो होता है कहाँ से होता है, रूट जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ठीक है। रूट क्या है, एपिडर्मिस एक्सटेंशन होता है ये, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये कहाँ होती है, ये होती है एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है, ये होती है आपकी एंडोडर्मिस में। ये नॉन ग्रोइंग होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, नॉन ग्रोइंग होंगी ये, और इसके अलावा जो है सुबेरिन लिग्निन से मिलकर बनी होंगी। इम्परमिएबल होती है वाटर से, यानी वाटर यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो वाटर पहले कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था, जो आपका वाटर जो है एपोप्लास्ट एरिया में, एपोप्लास्ट का मतलब होता है जो सेल मेम्ब्रेन वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ से जो मूव कर रहा था ना, जैसे ही एंडोडर्मिस में आएगा तो ये साइटोप्लाज्म में से मूव करेगा, एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, यानी प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू मूव करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट 3 तरीके का होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांससेल्युलर। एपोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच हो रहा है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में से हो रहा है जो। इसके अलावा सिम्प्लास्ट क्या होता है, जो कि प्लाज्माडेस्माटा को इन्वॉल्व करे, यानी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, यानी इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये हो गया सिम्प्लास्ट। इसके अलावा ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी इधर से एंट्री हुआ वाटर का, इधर से एग्जिट हुआ दूसरे सेल के, ठीक है। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पे रीजन ऑफ सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्यों हो रहा है, साइटोप्लाज्म में क्यों आ रहा है आपका पानी, क्योंकि आपका एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, तो वाटर जो है अब आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फ्लो नहीं कर सकता, तो वो कहाँ जाता है, वह जाता है आपके साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले वाटर रूट से होता है कहाँ जाता है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद जाता है कोर्टेक्स में, कैसे, एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जैसे ही वो एंडोडर्मिस में जाता है, एंडोडर्मिस में उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो सिम्प्लास्ट पाथवे यानी प्लाज्माडेस्माटा साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है। उसके बाद फ्लोएम और जाइलम में वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकता है, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि इसकी थ्योरी क्या है ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, कि जो आपका वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह सब कुछ होता है ना, सबका मिक्सचर होता है, जिसको बोलते हैं जाइलम सेप। तो ये कैसे मूव करता है, ये आपके रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देन बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में। अब होता क्या है, क्योंकि आपके रूट क्या कर रहे हैं, आपका लेट सपोज ये प्लांट है, तो आपके रूट क्या कर रहे हैं, ये जो रूट है ये आपके क्या कर रहे हैं, ये सोइल में से कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूट में बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो और ऊपर से इवापोरेशन हो रहा है इधर से, तो वाटर वेपर फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ पर वाटर कम है, यहाँ पर वाटर कम है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये हाई टू लो कंसंट्रेशन में पता ही मूव कर जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि जनरली क्या होता है, दिन के टाइम पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, आपको पता ही है, वाटर वेपर फॉर्म में क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब तो आपको समझ ही गया होगा कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में लीफ में से क्या हो रहा है, निकल रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ ये ट्रांसपिरेशन पुल में 3 फैक्टर्स हैं, कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन। कोहेसिव में क्या होता है कि जैसे ये इस तरीके से आपका प्लांट है, रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ेंगे और ये जाइलम के थ्रू मूव करेगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ रहे हैं, जब आपके वाटर के मॉलिक्यूल जो है जो आपस में जुड़ते हैं, सेम एक जैसे मॉलिक्यूल है, वाटर, इसको बोलते हैं कोहेशन। और आपको पता है कि किसके थ्रू आगे की तरफ मूव करेंगे, जाइलम के थ्रू, है ना। तो ये जाइलम के साथ पे अडहेयर हो रहे हैं, तो डिफरेंट वाटर और जाइलम ये अडहेयर हो रहे हैं, डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। फिर है सरफेस टेंशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसकी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा। तो ये तीनों फैक्टर जो होते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं और कैपिलरी मूवमेंट देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर है। फिर बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो फ्लोएम जो है इसमें हम बात करते हैं सीव ट्यूब और सीव सेल के बारे में। सीव ट्यूब जो है इसमें बात करते हैं हम लोग क्या, ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा सीव सेल कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में।
इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल होती हैं। कंपेनियन सेल के बाद फिर यहाँ जो है सीव प्लेट होती है, सीव पोर होते हैं, पी प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका एंजियोस्पर्म है वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ सीव ट्यूब होती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहाँ पर, एंजियोस्पर्म के केस में कंपेनियन सेल होंगी, सीव प्लेट होगी, सीव पोर होगा और पी प्रोटीन होंगे। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास क्या क्या होता है, सीव सेल होती है, कोई कंपेनियन सेल नहीं होती, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होती है, कोई सीव प्लेट नहीं होती, कोई सीव पोर नहीं होते, ना ही पी प्रोटीन होते। ठीक है, देन बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसलोकेट होना, है ना। आपको पता है कि फूड कहाँ बन रहा है, फूड बन रहा है आपके मीसोफिल सेल में, ठीक है, लीफ में बन रहा है, लीफ के मीसोफिल सेल में बन रहा है फूड। तो फूड आपका लीफ में बन रहा है, लीफ से बनने के बाद हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसलोकेट होगा फूड आपका, है ना। तो इसी को ट्रांसलोकेशन यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, जहां से वो जा रहा है वो है सोर्स और जहां पहुंचाया जा रहा है डेस्टिनी वो है सिंक। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मंच फ्लो या मास फ्लो, लोडिंग एंड अनलोडिंग, सोर्स एंड सिंक थ्योरी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग थ्योरी क्या है कि कहाँ पर खाना बन रहा है, फिर अनलोड कहाँ किया जा रहा है ना, लोडिंग अनलोडिंग। सोर्स यानी कि सोर्स का मतलब है जहाँ खाना बन रहा है, जैसे लीफ में खाना बन रहा है। फिर सिंक यानी कहाँ पहुँचाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहुँचाया जा रहा है स्टेम में, इसके अलावा रूट में, तो जहाँ जहाँ पहुँचाया जा रहा है तो वो सिंक एरिया हो गया। फिर है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब है कि क्या हो रहा है, साथ में वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना, और फ्लोएम में खाना आपका बन रहा है। तो यहाँ पर तो वाटर की कमी है, तो वाटर जाइलम में से निकल निकल के फ्लोएम में चला जाएगा। ठीक है, फ्लोएम में चला जाएगा, तो एक लोकेशन में वाटर ज्यादा आ गया, है ना, तो ये अपने प्रेशर की वजह से भी फ्लो करता है फूड। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या सिंथेसाइज होता है। खाना जो सिंथेसाइज हो रहा है वो आपका ग्लूकोज हो रही है, ट्रांसपोर्ट वो सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है, लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म, और स्टोर ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, लोकेशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। देन बात करते हैं यहाँ पर भी आपका जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम यहाँ पर भी आपका एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक हो सकता है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट आता है एलोकेशन, की क्या क्या किया जा सकता है जो खाना बना, खाने को यूटिलाइज कर सकते हो जो बना है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो स्टार्च के फॉर्म में, या इसको अलग अलग हिस्सों पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। देन बात करते हैं, हमें पता है क्योंकि हमारे जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कंपेनियन सेल भी 3 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ट्रांसफर कंपेनियन सेल एंड इंटरमीडिएरी सेल। जो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं इनमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, और ट्रांसफर सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। अब हमें पता है कि प्लाज्मोडेस्माटा जब होता है तो सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट फॉलो किया जाता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो कौन सा पाथवे फॉलो किया जाएगा ट्रांसपोर्ट का, एपोप्लास्टिक पाथवे। देन आता है इंटरमीडिएरी कंपेनियन सेल, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ होता है, तो इंटरमीडिएरी सेल्स ही ऐसे होते हैं जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा होता है, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जब आपका खाना या जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्टिक पाथवे जनरली हर्बेशियस प्लांट्स में होता है और सिम्प्लास्टिक ट्रीज में, श्रब्स में, वाइन्स में, इनमें देखने को मिलता है। देन बात करते हैं हम लोग पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल के बारे में। पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल में क्या होता है, पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल में जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स का मतलब क्या हो रहा है, मोनोमर, है ना, बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीमर, और पॉलीमर को क्या कर लिया गया है, ट्रैप कर लिया गया है, जैसे कि रेफिनोज हो गया, स्टिकाइलोज हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में जाता है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा में, फिर कंपेनियन सेल में, फिर सीव ट्यूब में। खाना बन तो मेसोफिल सेल में रहा है, फिर बंडल शीट सेल में जाता है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा में, फिर कंपेनियन सेल में, फिर उसके बाद में सीव ट्यूब में, और उसके बाद प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है आपका वाटर लॉस। वाटर लॉस कहाँ हो रहा है, वाटर लॉस जो है वेपर फॉर्म में वाटर का लॉस होना। ये कैसे होता है, ये आपके एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से होता है। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम पर क्या होता है, आपका सनलाइट पड़ती है ना, तो आप और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर की तरफ चला जाता है। अब स्टोमेटा की लोकेशन पूछ जाए तो कहाँ होती है, ये एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ कहाँ पर पाई जाती है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। देन बात करते हैं फंक्शन क्या होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है क्योंकि आपका वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ जा रहा है, और रूट जो है कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वाटर का फ्लो चलता रहता है, तो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है आपका ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन पूल को भी मेंटेन करके रखता है। एंटी ट्रांसपेरेंट आपके क्या क्या होते हैं, एब्सिसिक एसिड, एस्पिरिन, फिनाइल मर्क्यूरी एसिटेट, ऑयल, वैक्सीज, फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, तो लाइट हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ड्राई क्लाइमेट हो गया, सारे इफेक्ट करते हैं।
ठीक है। जो आपके डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें लोअर एपिडर्मिस में और मोनोकोट में लोअर और अपर दोनों में ही देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एबीसी मॉडल के बारे में। एबीसी मॉडल में क्या है, एबीसी मॉडल में यहाँ पर जो आपका ए है ये क्या बना रहे सेपल। ए और बी ये दोनों जीन मिलके क्या बना रहे हैं, पेटल। और बी और सी क्या बना रहे हैं, स्टेमन। और केवल सी वाला क्या बना रहा है, कार्पल। ठीक है। तो ए क्लास में कौन से जीन आते हैं, AP1 और AP2। बी क्लास में आते हैं AP3 और PI। और सी क्लास में आता है एगमस। ठीक है। फिर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ लिखा हुआ, फिर म्यूटेशन हो जाएगा तो कहाँ पे क्या बन जाएगा वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि ए क्लास में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या बनेगा, सी क्लास में म्यूटेशन हो गया तो क्या बनेगा, और बी क्लास में म्यूटेशन हो गया तो क्या बनेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी हुई है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो इस वाले एरिया पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मेनली तो उसी को ही देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में डे एक तो सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि इन्वायरमेंट में है, तो इस कार्बन और इसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट आपको पता है कि प्रेजेंट होता है लीफ में। तो यहाँ पर लीफ में मेसोफिल सेल होते हैं, उन्हीं सेल को हमने यहाँ जूम कर रखा है। ठीक है। मेसोफिल सेल सेल के जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट सब प्रेजेंट होगा। फिर देखो यहाँ पर लीफ है, लीफ के अंदर मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ जूम किया। ठीक है। मीसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फिर हमने इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से थाइलेकोइड्स यानी एक एक जो यहाँ पर ये कॉइन्स बने हुए ना, एक एक सिक्का जो बना हुआ है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। इन सारे थाइलेकोइड को मिला के क्या बोल देते हैं, ग्रैनम बोल देते हैं। और ये ग्रैनम एक दूसरे के साथ स्ट्रोमल एंड लैमली से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका ग्रैना है, ग्रैनल लैमली, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका रिएक्शन चलते हैं, जेड रिएक्शन जिसको बोलते हो आप, लाइट रिएक्शन। इसके अलावा ये जो ये वाला स्पेस है, स्ट्रोमा जो है, ये खाली स्पेस जो है, यहाँ पर आपकी डार्क रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यहाँ चलती है और यहीं पर शुगर का प्रोडक्शन होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में या ग्रेना और स्ट्रोमल लैमली में, यहाँ ये चलती है। तो यहाँ पर ये पूरा थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर जूम किया गया है। तो थाइलेकोइड में क्या होता है, थाइलेकोइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये दो रहे है ना, बीच में रिएक्शन सेंटर होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर देखिए कैरोटीन है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इनको कैच करता है, इन दो इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन को देता है, फिर प्लास्टोक्विनिन को, फिर साइटोक्रोम BAF के पास जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ से पास होते हुए प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर है, प्लास्टोसाइनिन के बाद कहाँ जाते हैं, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोटोसिस्टम, ये फोटोसिस्टम 2 से कहाँ गए, फोटोसिस्टम 1 में। उसके बाद कहाँ जाते हैं, P700 के पास जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन A नोट के पास, फिर A1 के बाद, फिर FES के बाद, फिर FES1 के पास, और फाइनली यहाँ पर NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH में, स्ट्रोमा में। इतनी चीज क्लियर है कैसे चीजें चली। यहाँ पर जो आपका लीफ होता है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होता है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड होता है, और थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में सारी चीजें चल रही हैं। थाइलेकोइड में हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही लाइट पड़ी क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ, उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन को दिया, फियोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनोन को दिया इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विन ने साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को दिए, फिर ये प्लास्टोसाइनिन जो यहाँ पर दिख रहा है जो कि मोबाइल एलिमेंट इसके पास गया। इसके बाद में ये P700 को देते हैं फोटोसिस्टम 1 में, फिर A नोट, फिर A1, फिर FES, फिर FD। इसके बाद क्या होता है, NADP को FNQ क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कहाँ पर, NADPH में। क्लियर है।
जो आपका फोटो सिस्टम 2 होते हैं 680 नैनोमीटर के रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर के फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ से तो NADPH बन गया, दूसरी तरफ वाटर जो होता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है और यहाँ पर 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव होते हैं कहाँ पर काम करेगा आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ पर F0 F1 सिंथेज के थ्रू बन रहा है, तो यहाँ पर भी F0 F1 सिंथेज होता है मेम्ब्रेन में थाइलाकोइड के, और यहाँ पर ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ATP और NADPH आपके कहाँ बन रहे हैं, आपके स्ट्रोमा में। क्लियर है इतनी चीज। जबकि जो आपका यहाँ पर फोटो सिस्टम, ये तो जेड स्कीम तो हमने देख ली, ये वाली तो है ना। तो जेड स्कीम क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट होती है, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोरिलेशन होता है। फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों को इन्वॉल्व करती है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जेड स्कीम चलती है। DCMU इसका इनहिबिटर है जो कि फोटो सिस्टम 2 को इनहिबिट कर सकता है। पैराक्विट इनहिबिटर जो होते हैं फोटो सिस्टम 1 को इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 2 है इसको PSB LH लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड LHC B भी कह सकते हैं। फोटो सिस्टम 1 को PSA, फोटो सिस्टम A LHC1 और LHC-A के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ जेड स्कीम कैसे चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम 2 जो कि 680 नैनोमीटर का है, यहाँ पे क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरोफिल A लेता है, फिर उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फियोफाइटिन को देगा इलेक्ट्रॉन, फिर प्लास्टोक्विनोन को, फिर PQB को, फिर उसके बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, फिर प्लास्टोसाइनिन लेगा जो कि फोटो सिस्टम 1 को दे देगा, फिर A0 A1 FES FESA FSB फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन रिडक्टेज NADPH बना देगी। और दूसरी तरफ वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, H पॉजिटिव वगैरह बने थे, फिर F0 F1 सिंथेज पंप यहाँ लगा हुआ था मेम्ब्रेन में थाइलाकोइड के, और वहाँ से फाइनली आपकी ATP बनती है। ये चीज कहाँ बन रही है, स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोसेस आपकी चल रही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ये ओनली फोटो सिस्टम 1 को इंक्लूड करता है। सो केवल पैराक्विट जो है आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट कर सकता है। यहाँ पर कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल ATP का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर चीज। तो यहाँ पर ये डिफरेंस लिखा हुआ है, किसमें क्या डिफरेंस होता है। जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट होता है फोटो सिस्टम 1 का, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 ATP बनती है, कोई NADPH नहीं बनता, नो NADPH इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, स्ट्रोमल लैमली में होता है, फोटोलाइसिस यहाँ नहीं होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ATP ही यहाँ पर नीडेड होती है, NADPH की सिंथेसिस नहीं होती है, DCMU इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि DCMU फोटो सिस्टम 2 को इफेक्ट करता है, यहाँ फोटो सिस्टम 1 है ही नहीं। पैराक्विट इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फोटो सिस्टम के अगर पिगमेंट के बारे में बात करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो क्लोरोफिल A और B ये अबंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट में, क्लोरोफिल C और D ये कुछ प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैरोटेनॉइड आल्सो एक्ट एज फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट। फिर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग होती है, बस इतना याद रखना आपको। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ दिया गया कौन कितने वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल 400 नैनोमीटर की, क्लोरोफिल यहाँ पर दिया गया है कौन कितने, ये 700। तो क्लोरोफिल 2 वेवलेंथ को यूज कर रहा है, 400 और 700 लाइट को। ठीक है, फिर है इमर्शन इफेक्ट जिसको रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि रेड ड्रॉप इफेक्ट इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद है इमर्शन इफेक्ट, क्या होता है जब दोनों मिलकर काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। फिर उसके बाद में क्वांटम एड क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट अपन टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। इसके बाद है C3 साइकिल जिसको केल्विन बेंजन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट, कार्बन रिडक्शन। इसके अलावा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट सनलाइट पे ये होती है। रूबिस्को एंजाइम यहाँ यूज होती है, इसकी हाई एफिनिटी होती है रूबिस्को एंजाइम की, होती तो ऑक्सीजन के लिए भी है लेकिन सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी इसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। C3 साइकिल में रूबिस्को एंजाइम यूज होती है। रूबिस्को एंजाइम क्या करती है, देखिए यहाँ पर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी एफिनिटी अच्छी होती है, तो रूबिस्को 5 कार्बन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिलती है तो 6 कार्बन की हो जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है यहाँ पर क्या, रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। पूछा गया है क्वेश्चन कि C3 में कितने स्टेप होते हैं, तो कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और फिर उसके बाद रीजनरेशन। क्लियर है।
फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो आपका सबसे पहले यहाँ पर रूबिस्को के साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी एफिनिटी अच्छी है, फिर उसके बाद ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन तो हो ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई तो कार्बोक्सिलेशन हो गया। उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है ये। उसके बाद यहाँ होता है रिडक्शन, रिडक्शन 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, और एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एटीपी को यूज करके वापस से राइबोलोज बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। रीजनरेशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एक ये वाली चीज देखिए, मैंने बायोकेमिस्ट्री में आपको करवाई, इसके क्वेश्चन भी करवाए मैंने बायोकेमिस्ट्री में। फिर बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म के बारे में। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म जो है दिन के टाइम पर क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म, फोटो मतलब लाइट, पीरियडिज्म यानी टाइम। सो फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है, डे के टाइम पर जो पीआर होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही रेड लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये फास्टली कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में। पीएफआर आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। पीएफआर जो होता है ये दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो 665 टू 668 नैनोमीटर की होगी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपन नाइट में क्या होता है। नाइट में पीएफआर जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, फार रेड लाइट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है पीआर में, जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये स्लोली कन्वर्जन होता है, तो रात के टाइम पर पीआर ज्यादा बनता है। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, जो कि दिन में मतलब लंबा टाइम ये दिन का ले रहे हैं जो है ना, तभी फ्लावरिंग करते हैं, तो लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर बिल्ड होता है, फ्लोरेजन एक्टिव होता है और फ्लावर करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में पीआर बिल्ड होता है, मतलब कम लाइट लेके फ्लावरिंग जो कर रहे हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट में पीआर बिल्ड होता है। पीआर बिल्ड होता है तो फॉरेन जो यहाँ पर फार रेड लाइट जो है यहाँ पर ये यूज की जाती है। याद रखिएगा, पीआर और पीएफआर में और रेड लाइट और फार रेड लाइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज याद रखिएगा। ये देखो पीएफआर बन रहा है तो कौन सी लाइट यूज हो रही है, रेड लाइट, और पीआर बन रहा है तो कौन सी यूज हो रही है, फार रेड लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है चीज। तो यहां पर पीआर इनएक्टिव फॉर्म होती है, पीएफआर एक्टिव फॉर्म होती है। पीआर पीएफआर में रेड लाइट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, फास्ट प्रोसेस, और पीएफआर पीआर में स्लो प्रोसेस होता है, और ये फार रेड लाइट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, नाइट कन्वर्जन इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहां पर फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर के बारे में बात करें अभी हम लोग। फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब तो रिसीव करेगा। दो तरीके के होंगे, रेड लाइट और फार रेड लाइट। तो यहाँ पर फाइटोक्रोम प्रोटीन या फिर फोटो रिसेप्टर जो होते हैं, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड होते हैं। पीआर से पीएफआर रेड लाइट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, पीएफआर से पीआर जो है फार रेड लाइट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो रिसेप्टर में हम लोग जो फाइटोक्रोम के बारे में, क्रिप्टोक्रोम के बारे में, फोटोट्रोपिन के बारे में बात करेंगे। फाइटोक्रोम जो होता है ये रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्रिप्टोक्रोम फोटोट्रोपिन जो होते हैं ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पर इटियोलेशन डीइटियोलेशन के बारे में। इटियोलेशन को स्कोटोमोर्फोजेनेसिस कहा जाता है, डार्क कंडीशन में होती है। इसके अलावा यहाँ पर डीइटियोलेशन जो है फोटोमोर्फोजेनेसिस लाइट कंडीशन होती है। इटियोलेशन में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। इसके अलावा लीफ स्मॉल होती है, लॉन्ग इंटरनोड होती है, फाइटोक्रोम पीआर यूज होता है। लाइट क्योंकि पीआर है तो लाइट पीएफआर लाइट फार रेड लाइट यूज होगी। हाइपोकोटाइल हाई और लॉन्ग होती है, कोटिलेडन क्लोज होता है, लीफ का कलर पेल येलो होता है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इथाइलिन में भी आप देखोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एपिकल हुक का फॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। डीइटियोलेशन में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, लीफ लार्ज होती है, फाइटोक्रोम पीएफआर और लाइट रेड लाइट यूज होती है। हाइपोकोटाइल लो होता है, ओपन कोटिलेडन होता है, ग्रीन कलर के लीफ होते हैं और कोई एपिकल हुक का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब फाइटोक्रोम के बारे में बात करें अपन, तो फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन। ठीक है, क्रोमोफोर जो होता है ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, और एपोप्रोटीन प्रोटीन वाला पार्ट है, दोनों को मिला के बोलते हैं होलो प्रोटीन। इसके अलावा हायर प्लांट जो होते हैं वहां पर जो क्रोमोफोर होता है इसको फाइटो क्रोमोबिलिन कहा जाता है। पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, पीआर सिस फॉर्म होता है, और पीएफआर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ये इंटरचेंजेबल है। फाइटोक्रोम जो होता है
फाइटोक्रोम जो फोटो रिसेप्टर यूज करता है वो रेड और फार रेड लाइट को यूज करता है। स्ट्रक्चर ये डायमेरिक फॉर्म में होता है, 250 किलो डेल्टन को होता है। क्रोमोफोर जो होता है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, एपोप्रोटीन जो है प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों 125 किलो डेल्टन के होते हैं और ये डायमर फॉर्म में होता है, हो गया 250 किलो डेल्टन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फाइटोक्रोम जो होता है, यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 दिया गया है। फाइटोक्रोम में टाइप 1 में जो है आता है वो फाइटोक्रोम ए, टाइप 2 में PHY बी सी डी ये सारे आते हैं। सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है फाइटोक्रोम बी। टाइप 2 लाइट स्टेबल होता है, टाइप 1 लाइट अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्रिप्टोक्रोम के बारे में। तो क्रिप्टोक्रोम में क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फंक्शनल रोल के बारे में, अच्छा याद रखिएगा COP1 क्या होता है। COP1 जो होता है यहाँ पर देखिए डार्क कंडीशन में किस तरीके से कंडीशन चलते हैं। COP1 SP1 दोनों काम करेंगे। यहाँ पर HY5 HER LFI ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो कि एक्टिव होंगे लाइट कंडीशन में। ठीक है, फाइटोक्रोम जो होते हैं यहाँ पर इसके नेगेटिव रेगुलेटर्स देख लिए, PIF1 COP1 SPA1, पॉजिटिव रेगुलेटर TF LF HER1। ठीक है, देन डार्क कंडीशन लाइट कंडीशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। डार्क कंडीशन में क्या होता है, PR इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है COP1 जो है SP1 के साथ न्यूक्लियस में बाइंड रहता है। और ये जो होता है जब COP1 और SP1 जब दोनों कॉन्जुकेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटियोसोमल एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो फोटोमोर्फोजेंसिस करते हैं, जैसे HYF हो गया, LFA1 हो गया, HER1 हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये फोटोमोर्फोजेंसिस करते हैं। इन सबको ये डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, डिग्रेड हो जाएंगे तो फोटोमोर्फोजेंसिस नहीं होगी, स्कोटोमोर्फोजेंसिस होगी। लेकिन अगर लाइट कंडीशन है तो लाइट कंडीशन में क्या होता है, COP1 SP1 बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर की तरफ आ जाते हैं तो ये जो HY5 हो गया, LFA1 हो गया, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और फोटोमोर्फोजेंसिस देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्रिप्टोक्रोम के बारे में बात कर रहे थे। क्रिप्टोक्रोम के दो डोमेन होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल जो होता है इसके पास में फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन होता है। सी टर्मिनल इंटरेक्ट करता है E3 यूबिक्विटोन लाइगेज COP1 के साथ में। एन टर्मिनल जो होता है उसके पास क्या होता है, क्रिप्टोक्रोम जो है इसके दो डोमेन है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। सी टर्मिनल के पास क्या होता है, फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन जो होता है हैज 2 क्रोमोफोर, FAD, कौन से FAD और MTHF टेरिन। ठीक है, MTHF या फिर टेरिन इसको बोलते हैं, एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। तो क्रिप्टोग्राम का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, इसका जो एन टर्मिनल है, जैसे मैंने कहा इसके दो डोमेन है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल के पास फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन होता है जो कि MTHF टेरिन और FAD को इंक्लूड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे, वेट फॉर अ सेकेंड, और सी टर्मिनल में यहाँ देखिए आपका COP1 है। ठीक है, फंक्शन क्या है, एंथोसायनिन प्रोडक्शन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड फोटोमोर्फोजेनेसिस। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो क्राइजिन दो होते हैं, क्राई1 क्राई2। क्राई1 होता है लाइट स्टेबल, जैसे PHY देखा था ना अपन लोगों ने, वहां पर जो लाइट अनस्टेबल थे, यहाँ क्राई1 लाइट स्टेबल है। क्राई2 लाइट अनस्टेबल और लाइट सेंसिटिव होता है। क्राई3 जो होता है नो CCT डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन नहीं है। सो लोकेशन का होती है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में क्राई3 होता है। होता कैसे है, डार्क कंडीशन में क्या है, डार्क कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्राई1 जो है इनएक्टिव है। ठीक है, जो कि सी टर्मिनल डोमेन वाला। तो यहाँ पर क्या COP1 SP1 जो है दोनों के दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे COP1 और SPA1, COP1 और SPA1 HY5 को इन्हें ले तो रखा है। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं कर पा रहे हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर ये COP1 और SP1 जो है ये HY5 को डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बार मैं पहले लाइट वाली समझाती हूँ, फिर डार्क वाली इजी रहेगी समझने। देखो लाइट कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो क्राइजीन है,
ये क्या है, एक्टिव है। क्राइजिन एक्टिव है तो सी टर्मिनल पे क्या कर रहा है, फोस्फेट ऐड कर दे रहा है। सी टर्मिनल पे जैसे ही फोस्फेट ऐड हो जाता है तो स्पावन और कोफ1 जो होते हैं ये पकड़ लिए जाते हैं। अब स्पावन कोफ1 को पकड़ लिया तो HY5 का डिग्रेडेशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है, कोफ1 और sp1 जब कॉन्जुगेटेड होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके फोटोमोर्फोजेंसिस करवाने फैक्टर होते हैं उनको ये डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन जब लाइट होती है तो जो क्राई1 का सीसीटी डोमेन होता है ये फोस्फेट ऐड करके इन दोनों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से HY5 फ्री है और फोटोमोर्फोजेंसिस हो गई। जबकि डार्क में क्या होता है, कोफ1 sp1 HY5 को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर फोटोमोर्फोजेंसिस होता है। ठीक है। अब अगर आपका ये जो सीसीटी डोमेन है ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो चाहे डार्क कंडीशन चाहे लाइट कंडीशन हो, ये कोफ1 sp1 को पकड़ के रखेंगे, HY5 फ्री रहेगा और हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्या रहेगी, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमोर्फोजेंसिस यहाँ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोट्रोपिन के बारे में। फोटोट्रोपिन क्या होता है, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, प्रोटीन काइनेज है, फ्लेवोप्रोटीन क्लास से बिलोंग करता है। एनपिच म्यूटेंट जब पाया गया तब ये डिस्कवर हुआ। यहाँ पर एन टर्मिनल सी टर्मिनल, जो एन टर्मिनल होता है ये लाइट सेंसिटिव डोमेन, यहाँ पर देखिए FMN लव1 होते हैं। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव डोमेन है। और लव2 जो है यहाँ पर J अल्फा हेलिक्स अनफोल्ड, फिर सेरिन थ्रोनिन काइनेज यहाँ पर सी टर्मिनल डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जब डार्क कंडीशन होती है तो FMN और LOV1 ये क्या करते हैं, नॉन कोवलेंटली अटैच होते हैं, लाइट कंडीशन में कोवलेंटली अटैच होते हैं। J अल्फा हेलिक्स जो कि LOV2 के पास में होता है ये एक्टिवेट करता है सेरिन थ्रोनिन काइनेज जो कि सी टर्मिनल पे आपके प्रेजेंट है। फोटोट्रोपिन दो तरीके का होगा, फोर्ट1 फोर्ट2। फोर्ट1 फोर्ट2 ये प्रेजेंट होंगे, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, फोटोट्रोपिज्म में, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में और स्टोमेटल ओपनिंग में ये यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का अब आता है मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है 78% फ्री नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन का सबसे लार्जेस्ट रिजर्वेयर आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले देखिए लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में देखिए यहाँ पर जो है नोड A, नोड B, नोड C। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। और ये जो P है प्रमोटर है जिसको बोलते हैं नोड D। ठीक है, अब हुआ क्या कि कीमो अट्रैक्टेंट जो होते हैं जैसे फ्लेवोनोइड्स होंगे, होमोसीरिन होंगे, ये यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी जो नोडुलेशन जीन है ABC एक्टिवेट हो जा रहे हैं। जो ये नोड फैक्टर है ABC इनको कॉमन जीन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो लिपोकाइटोलिगोसेक्राइड, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में β1,4 ये वाली चीज। तो देखो प्रोसेस कैसे चल रही है। जैसे कीमोट्रैक्टेंट रिलीज हुए तो ये बैक्टीरिया मूव करता है कहाँ पर, ये बैक्टीरिया मूव करता है आपका प्लांट के रूट की तरफ। प्लांट की जो रूट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, LYSM डोमेन यहाँ है। उसके बाद में बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पर जाके सिम्बायोसोम रिलेशनशिप में रहेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेगा कि तू मुझे रहने को जगह दे और मैं यहाँ पर तेरे नाइट्रोजन को फिक्स करता हूँ। फिर यहाँ पर रूट की कर्लिंग होती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, सेल इन्वेजन होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो एक थ्रेड का फॉर्मेशन सा करेगा यहाँ पर, फाइनली नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। जब रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर बैक्टीरिया रह रहा है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो कि आपकी क्या करेगी, नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, नाइट्रोजन को फिक्स करेगी। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो कोफैक्टर यूज करती है वो मोलिबिडिनम, आयरन और वेनेडियम। ठीक है, मोफीवी। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये दो प्रोटीन से मतलब कंपोज ऑफ टू प्रोटीन, दो प्रोटीन कंपोज करके रखती है, डाई नाइट्रोजनेज और डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज मोफी एस। इसके अलावा डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज क्या 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 कंसिस्ट करके रखती है, Fe प्रोटीन और 4Fe4S डायमेरिक फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनेज के दो कॉम्प्लेक्स है, डाई नाइट्रोजनेज और डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, ये एक साथ ही मिलकर काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं एंड गिव्स टू इट पिंक कलर। अब बैक्टीरिया में कौन कौन से नोडुलेशन फैक्टर्स थे, ABC। ठीक है, कॉमन जीन है ये। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नोडुलिन जीन कौन से हैं, नोडुल स्पेसिफिक होते हैं प्लांट में। होस्ट स्पेसिफिक जीन कौन से, नोड PQHFEL। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है रिडक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या है, इसमें जो
बैक्टीरियोइड, हाँ नाइट्रोजनस एंजाइम यहाँ दी गई है। फिर आपको पता है कि बैक्टीरियोइड यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करती है ना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन रिडक्टिव प्रोसेस है। होता है क्या, जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर अमोनिया वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, इसे सारे एनर्बिक बैक्टीरिया कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस, नाइट्रोजोस्पारा, ये सारे यहाँ पर काम करते हैं। जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोकोकस, ये करते हैं। जो आपका नाइट्रेट होता है वो डायरेक्टली एसिमुलेट हो सकता है प्लांट में, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना, नाइट्रोजन से अमोनिया। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या बनता है, अमोनिया। अब प्लांट अगर डाई हो जाए तो ये जो नाइट्रोजन होती है अमोनिया में कन्वर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो प्लांट के जो रूट होते हैं ना, वो आपके नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में ले सकते हैं, नाइट्रेट यानी NO3- या फिर अमोनियम आयन यानी NH3+, इसके फॉर्म में ले सकते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया यहाँ पर काम कर रहे हैं, एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया ये यहाँ पर काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, रिडक्टिव प्रोसेस होती है, यानी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। फेरिडोक्सिन को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, और FeS ग्रुप को ही कंटेन करके रखती है। होता क्या है, फेरिडोक्सिन 8 फेरिडोक्सिन होते हैं, तो यहाँ 16 ATP और 8 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, Fe प्रोटीन बनता है। फिर उसके बाद ये मोफी बनता है, फिर ये रिड्यूस होकर क्या बनता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, ठीक है। ये देखिए प्लांट ने नाइट्रेट को डायरेक्टली क्या कर लिया, ले लिया। उसके बाद नाइट्रेट रिडक्टेज इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है, फिर नाइट्राइट रिडक्टेज इसको अमोनिया में कन्वर्ट करती है। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे जो आपका नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज को किस में कन्वर्ट करिए, NO2 में, यानी नाइट्राइट में। नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होती है, ये आपकी होमोडाइमर होती है, यानी कि दो आइडेंटिकल सब यूनिट इसके होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोसोल में। जो आपकी नाइट्रेट रिडक्टेज है, नाइट्राइट बना दिया, फिर नाइट्राइट रिडक्टेज अमोनिया में बनाएगी। नाइट्राइट रिडक्टेज मोनोमर होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप 4Fe 4Se, लोकेशन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, इलेक्ट्रॉन डोनर FD फेराडॉक्सिन या NADPH। इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये याद रखिएगा चीजें। फिर है एनामोक्सोसोम। एनामोक्स क्या है, एनर्बिक ऑक्सीडेशन है। ये 30 to 50% नाइट्रोजन इवॉल्व होते हैं ओशन में। फिर यहाँ पर जो बैक्टीरिया वो फाइला हेल्प करता है, प्लेंटोमाइसिटीज हुज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लेटरिन लिपिड। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, नाइट्राइट प्लस अमोनिया नाइट्रोजन बना रहे हैं, एनामोक्सोसोम कंपोनेंट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। मेन चीज ये थर्ड वाला पॉइंट याद रखिएगा, और इसके अलावा ये अनएरोबिक ऑक्सीडेशन है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट जो होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके मेटाबोलाइट होते हैं, इसमें बात करते हैं टेरापिन की, ठीक है। ये लार्जेस्ट क्लास होती है। टेरापिन क्या होता है, 10 कार्बन का होता है, यानी कि 2 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर एक टेरापिन बन रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे टेरापिन में एक और आपका आइसोप्रीन यूनिट ऐड हो जाए तो 15 कार्बन का क्या बन जाएगा, फर्नेसाइलिस एसक्यू टेरापिन बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका आइसोप्रीन यूनिट जो है इसका प्रिकर्सर है। बायोसिंथेटिक पाथवे, मेवालोनिक पाथवे, इसके अलावा मिथाइल इरिथ्रेटोल फॉस्फेट पाथवे। जो मेवालोनिक पाथवे इसकी लोकेशन है साइटोसोल, और मिथाइल इरिथ्रेटोल फॉस्फेट पाथवे इसकी लोकेशन है क्लोरोप्लास्ट। जो आपका मेवालोनिक पाथवे होता है इसका प्रिकर्सर होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और जो मिथाइल इरिथ्रेटोल है यहाँ पर क्या है, पायरुवेट G3P। एग्जाम्पल क्या है, लेमिनोन, पायरेथ्रोइड एंड आर्टेमिनिज्म। देन बात करते हैं फिनोलिक्स कंपाउंड के बारे में। फिनोलिक्स जो होते हैं OH कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिकिमिक एसिड पाथवे और मेलानोलिक पाथवे यूज होता है। सिकिमिक एसिड पाथवे में यहाँ जो सबस्ट्रेट स्टार्टिंग में यूज होगा वह इरेथ्रोस फॉस्फेट और फोस्फेनोल पायरुवेट, और फाइनली बनता है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन से बनता है ट्रांसएनामिक, जो कि फिनाइल अमीनोलाइज बनाती है। नेक्स्ट आता है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कहाँ से गैदर होते हैं, फ्रॉम प्लांट यूज्ड बाय अदर इंसेक्ट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। सिकिमिक एसिड पाथवे को यूज करते हैं। इसके प्रिकर्सर कौन से हैं, ऑर्निथिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, इंडोल जो कि ट्रिप्टोफेन में होती है रिंग, ट्रोपेन एंड पायरोलिडिन।
देन है यहाँ पर ग्लाइकोसाइड फोर्थ, जो कि ग्लाइकोजन और एक ग्लाइकोन मोइटी से मिलकर बना है। फंगाई रिक्वायर हाई फॉर्माइड हाइड्रोलेज एंड साइनोजन रेजिस्ट टू अटैक ऑन प्लांट दैट प्रोड्यूस साइनोजन ग्लाइकोसाइडेज। एग्जाम्पल है धुरिन एंड ग्लूकोसिनोलेट। होता क्या है, जो साइनोजन ग्लाइकोसाइडेज है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम काम करती है, साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइल रिडक्टेज को हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट करती है। देन आते हैं आपके फाइटो हॉर्मोन्स। तो मेन जो है आप क्या पाते हैं, फाइटो हॉर्मोन, इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी उससे मैं और डिटेल में आपको करवाऊंगी, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने में एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो क्वेश्चन जो है मैं आपको 2021 से 25 तक के ही करवाऊंगी, 5 साल के, क्योंकि उससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे चैनल पे ही, 2011 से लेके 2020 तक के। तो अब के बारे में 2021 से 2025 तक के करवाऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन की साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल ऑक्सिन जो है डेरिवेटिव ऑक्सिन का ट्रिप्टोफेन, रिंग इंडोल 3 एसिटिक एसिड इंडोल रिंग होगी, IA ये ट्रिप्टोफेन को बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ ऑक्सिन की सिंथेसिस पाथवे देख लेते हैं। अच्छा, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये देखते हैं। लाइगेंड क्या है आपका, ऑक्सिन, ठीक है, लाइगेंड आपका ऑक्सिन है। उसके बाद रिसेप्टर क्या है, सोल्यूबल रिसेप्टर है आपका क्या, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर है, ठीक है, सोल्यूबल है, सेल के अंदर रिसेप्टर है क्या, TIR1 और AFB15 और ABP1। इनिबिटर क्या है, OX/IAA, कॉन्जुगेट फॉर्म में ही यूज करना है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ARE, सिग्नलिंग पाथवे यूबिक्यूटिन 26S प्रोट्यूसोमन, ठीक है। देखिए कैसे चलती है चीजें। ऑक्सिन आपका मान लो प्रेजेंट है, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन आपका प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सिन होता है ना, ये आपके रिसेप्टर, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो रिसेप्टर होता है वो सोल्यूबल और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका TIR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सिन इससे बाइंड किया तो उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंड करने के बाद में होता क्या है कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे इनिबिटर क्या देखा था हमने, इनिबिटर था OX/IAA। तो यहाँ पर जैसे ही इससे बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर के पास आप देख रहे हो SCF TIR1 डोमेन ये है, तो ये एक्टिवेट कर देगा और यहाँ पर जो OX/IAA है इसको क्या करेगा, इसके टुकड़े टुकड़े करवा देगा 26S प्रोटेसोमल पाथवे से, क्योंकि ये जो OX/IAA है ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ARF है इन सबको ये पकड़ के रखता है। अब जब OX/IAA के टुकड़े टुकड़े हो गए इनहिबिटर के, तो ARF आपका फ्री हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और उसके बाद ये क्या करवा देगा, जीन का एक्सप्रेशन करवा देगा, ठीक है। So auxin transport proposed mechanism, auxin enter cell by IAAH, passive transport है ये। IA नेगेटिव कैन एंटर सेल बाय H पॉजिटिव IA से इम्पोर्ट, क्योंकि IA अपने साथ में किसको लेके जा रहा है, H पॉजिटिव को। इन नियर न्यूट्रल pH मोस्ट IAH डिसोशिएट टू IA माइनस, ठीक है। इसके अलावा इफ्लक्स होता है पिन प्रोटीन के थ्रू, तो यहाँ ये देख सकते हो आप। देखो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्लस H पॉजिटिव, ये क्या करे, क्योंकि H पॉजिटिव ऐड हो गया तो प्रोटोनेशन हो गया और ये IAH फॉर्म में बन गया, जो कि लिपोफिलिक है, यानी लिपिड का जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और पैसिव डिफ्यूजन है। तो ये क्या किया, इसने सेल को क्रॉस किया, सेल के अंदर आ गया IAAH, क्या हो गया आपका, सेल के अंदर आ गया आपका IAAH, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आ गया आपका IAAH। IAH वापस से डीप्रोटोनेटेड हो जाता है और IA माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। IA माइनस क्या करता है, ये को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, यानी H पॉजिटिव के साथ में। देन यहाँ पर देखिए, ये देखो जो आपका IAA अब बन गया है वो क्या, देखो यहाँ पे देखो, ये जो IAH है ये आया आपका यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद में जो IAA माइनस है ये अगर कभी भी आएगा तो H पॉजिटिव के साथ आएगा, तो सिम्पोर्ट पाथवे के थ्रू आ रहा है यहाँ पे।
ये जो IAH है वापस से डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, IA माइनस और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो H पॉजिटिव होता है ये कहाँ पर आ जाता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है H पॉजिटिव ATPase पंप के थ्रू। ठीक है, इसके बाद ये जो IA यहाँ बचा है ये क्या करता है, ये IAA जो है इफ्लक्स हो जाता है पिन प्रोटीन के थ्रू। कहाँ पर, पिन प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, जो एपोप्लास्ट है इसकी पीएच कितनी है 5.6 और सिम्प्लास्ट जो इसकी पीएच कितनी है न्यूट्रल। ओक्स 1 और लेक्स 1 ये इनफ्लक्स रिसेप्टर है, पिन 1 जो है ये इफ्लक्स रिसेप्टर है। ठीक है, ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, एपिकल डोमिनेंस कोज करता है। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है मैक्स4 जीन को एक्टिवेट किया, फिर STL को इसने एक्टिवेट किया, ये IPT को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जो कि साइटोकाइनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रिगोलेगेटोन ये BRC1 का एक्टिवेट करेगा, ऑक्सिलरी बढ़िया लेटरल ग्रोथ का फॉर्मेशन इनहिबिट होगा। सेल एलोंगेशन करवाता है, एक्सपेंशन ऑफ स्टेम, कोलियोप्टाइल बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पार्थेनोकार्पी करवाता है, ट्रोपिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटोपिज्म के लिए रिस्पॉन्स है, डिले लीफ एब्सेशन यूज्ड एज अ हर्बिसाइड, रिलेटिव अमाउंट ऑफ xylem and phloem vascular differentiation formed are regulated by oxygen concentration. High oxygen का concentration both xylem phloem can differentiate, low oxygen है तो only phloem can differentiate. देन इज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड में जो GA1 है ये मोस्ट डोमिनेंट होता है। फुलिश सीडलिंग डिसीज जो है उधर से ये देखा गया, बैकेने फिजिक्यूरोई GA3 वहाँ से प्रोड्यूस हुआ। GA के दो फॉर्म होते हैं, 19 कार्बन और 20 कार्बन कंटेनिंग। 19 वाला एक्टिव है, 20 वाला डीएक्टिवेटेड है। जो जिब्रेलिक एसिड 20 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज है वो इसको GA19 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म है। इसमें 1, 3, 4, 7 ये सारे एक्टिव आते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो GA20 ऑक्सीडेज जो है ड्वार्फिज्म कोज कर देगा, अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। जो एक्टिव GA है इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि इनएक्टिव जिब्रेलिक एसिड जो है आपका जिब्रेलिक एसिड 20, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होती है। और कौन कौन से जिब्रेलिक एसिड एक्टिव है, 1, 3, 4, 7। जिब्रेलिक एसिड एक्टिव को वापस से इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज एंजाइम यूज होती है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 20 को जिब्रेलिक एसिड 1 में कन्वर्ट करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 3 ऑक्सीडेज या बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज होती है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन इसी जिब्रेलिक एसिड 2 ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है और 3 ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है और एक्टिव जिब्रेलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट क्लास है प्लांट हार्मोन की। ठीक, जिब्रेलिक एसिड वाली 20 कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, इसके अलावा डाईहाइड्रोलेटेड यहाँ पर जो कार्बन 3 है वो OH और 13 OH के साथ अटैच होगा 7 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से। ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, रूट टू शूट, शूट टू रूट। जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज होता है बाय डाइटरपिन एंड कोरोने पाथवे। ठीक है, फिर यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन है, क्या करता है, प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, इनहिबिट करता है सीड के डोरमेंसी को, ब्रेक सीड डोरमेंसी बाय रेस्पिरेटरी इनहिबिटर सल्फेड्रल कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रेट इन कॉम्बिनेशन विद लाइट। सीड जर्मिनेशन करता है, फ्लावरिंग करवाता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पर अगर जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड कम है, देखो तो आपके हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड सीड का जर्मिनेशन करवाता है और एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी करवाता है। अगर जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा है तो सीड जर्मिनेट होगा, एब्सिसिक एसिड कम है तो सीड जर्मिनेट होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट है, जिब्रेलिक एसिड कम है, एब्सिसिक एसिड ज़्यादा है, तो आपका जो सीड होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जिब्रेलिक एसिड प्रोग्राम सेल डेथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रोग्राम सेल डेथ को स्लो डाउन करता है। ठीक है, या पोस्टपोन करता है। जिब्रेलिक एसिड पार्थेनोकार्पी वर्नलाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो यूज होता है वर्नलाइजेशन के लिए वो जिब्रेलिक एसिड ही है। ठीक है, बाल्टिंग में हेल्प करता है, माल्ट प्रोडक्शन या बार्ले प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग भी 26s प्रोटोसोमल सिग्नलिंग ही है। लाइगेंड यहाँ जिब्रेलिक एसिड यूज होता है। रिसेप्टर GID1 जिसको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड इंसेंसिटिव ड्वार्फ 1 जो कि सोल्यूबल रिसेप्टर है। इनहिबिटर डेला यूज होता है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है MYB प्रोटीन यूज होता है। जब आपका जिब्रेलिक एसिड नहीं है तो क्या होता है, और जब जिब्रेलिक एसिड है तो क्या होता है। देखो, जब जिब्रेलिक एसिड नहीं है
तो जो डेला है ये इनहिबिटर है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अपने पास रखती है, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन जब जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है तो जिब्रेलिक एसिड GID1 से बाइंड करता है और डेला का क्या होता है, प्रोटेओसोमल डिग्रेडेशन होता है, और MYB जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो GRE है इसका क्या होता है, एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक। ये देखिए जिब्रेलिक एसिड GID से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में यहाँ क्या करता है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर आया, डेला को इसने डिग्रेड किया और GRE को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जो प्रोटीन बना वो बना MYB प्रोटीन। MYB प्रोटीन वापस साइटोसोल में जाता है, फिर उसके बाद में जब ये न्यूक्लियस के अंदर आता था अल्फा माइलेज जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है, अल्फा माइलेज mRNA और प्रोटीन में। अल्फा माइलेज क्या करती है, स्टार्च को ब्रेक करती है सिंपल फॉर्म में, ठीक है, स्टार्ची एंडोस्पर्म जो है सिंपल फॉर्म में इसको ब्रेक करती है। एलेरोन लेयर में सारी चीजें देखने को आपको मिल रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पाथवे लिखा हुआ है कहाँ कैसे क्या हो रहा है। जो आपका प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर जो है IPP आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट ये दोनों मिलते हैं, जेरेनाइल पायरोफोस्फेट बनता है, फिर एक और मिलेगा फेरनेसाइल बनता है, फिर एक और आइसोप्रिन बनता है, तो यहाँ पर आपका जेरेनाइल पायरोफोस्फेट एंड कोरोनी बनता है। ER में ट्रांसफर लेता है GA12 एल्डिहाइड, फिर ये GA53 में कन्वर्ट होता है। साइटोसोल में क्या होता है, साइटोसोल में GA12 एल्डिहाइड जो है GA20 ऑक्सीडेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है और GA4 भी बनता है। साथ में जो यहाँ पर 13OH हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसको GA20 में कन्वर्ट करती है, और फाइनली जिब्रेलिक एसिड 1 यहाँ पर बनता है बाय द हेल्प ऑफ जिब्रेलिक एसिड 3 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। फिर बात करते हैं इथाइलिन, जो कि एक एल्कीन है, ईन लग रहा है तो एल्कीन एंड डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, सिंपल एल्कीन है, गैसियस हार्मोन होता है, इसका प्रीकर्सर होता है मिथियोनिन। इथाइलिन लेवल इंक्रीज इन दिस फ्रूट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इथाइलिन इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सिन जो होता है ये इथाइलिन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है क्योंकि ये ACC सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इथाइलिन लीफ एब्सिसन को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इथाइलिन में म्यूटेशन हो गया तो कोई यहाँ पर सेनेसेंस नहीं होगा। इथाइलिन की जो बायोसिंथेसिस है कैसे होती है, जो मिथियोनिन होता है वो एस एडेनोसिल मिथियोनिन सैम में कन्वर्ट होता है, एडोमेट सिंथेस एंजाइम इसको कन्वर्ट करती है। एस एडोमेट जो होता है वो ACC में कन्वर्ट होता है और ऑक्सिन इसी ACC को क्या करता है, प्रमोट करता है, इसी को बनाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी ACC सिंथेज है इसको बना रही है 1 अमीनोसाइक्लोप्रोपेन में, ऑक्सिन इसी को इनहेंस करता है ACC सिंथेज को, ठीक है। उसके बाद ACC यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट होता है इथाइलिन में बाय ACC ऑक्सीडेज एंजाइम। क्लियर। जो आपका इथाइलिन है ये 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे इसको फॉलो करते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। लाइगेंड है इथाइलिन, रिसेप्टर है ETR1 कॉपर बेस्ड रिसेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इथाइलिन का रिसेप्टर है जिसमें ये आपको दिख रहा होगा एस्पाराटेटोन काइनेज। उसके बाद यहाँ पर रिसेप्टर जो है आपकी लोकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। यह रेगुलेटर जो है CTR1 EIN2 ERF ETR ये सारे इसके रेगुलेटर्स हैं, ये रिसेप्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो प्रोसेस कैसे चलती है, जब आपका इथाइलिन एब्सेंट है तो ETR जो इसका रिसेप्टर ये एक्टिव होता है, जब ये एक्टिव होते क्या करते हैं CTR1 जो है इसको ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूटिव रिस्पॉन्स 1, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, जो कि ये क्या करेगा, सेरिन थ्रेओनिन काइनेज है तो ये क्या करेगा, ये EIN2 के ऊपर फॉस्फेट लगा देगा, ठीक है। तो इसकी कोई क्लीवेज नहीं होगी। अब जब तक ये क्लीव नहीं, EIN2 जो है इसकी क्लीवेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब जब तक इसकी क्लीवेज नहीं होगी, इसकी C टर्मिनल की क्लीवेज नहीं होगी तो ये एंटर नहीं कर सकता आपके न्यूक्लियस में, एंटर नहीं करेगा। तो क्योंकि जब तक EIN2 न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ जाता तो EIN3 एक्टिवेट नहीं होगा, तो EIN3 एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। 26 प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन का देखने को मिलेगा। जबकि जब इथाइलिन आपका प्रेजेंट होता है तो ETR जो आपका रिसेप्टर इनएक्टिव है, ETR रिसेप्टर है तो CTR1 भी इनएक्टिव है, तो सेरिन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिव नहीं होंगी, EIN2 के ऊपर फॉस्फेट नहीं लगेगा, फॉस्फेट नहीं लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, C टर्मिनल इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, नॉन फॉस्फोरिलेटेड C टर्मिनल EIN2 का जो कि क्लीव हो गया है और ये C टर्मिनल कहाँ मूव करता है, न्यूक्लियस में मूव करके EIN3 को एक्टिवेट करता है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे, इथाइलिन रिस्पॉन्सिव जीन यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। क्लियर। अगर इसके रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाता है तो ट्रिपल रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो इथाइलिन ही ट्रिपल रिस्पॉन्स यहाँ कोज करता है। रिजल्ट क्या है? एपिकल हुक्का फॉर्मेशन, हाइपोकोटाइल स्वेलिंग एंड रिड्यूस्ड हाइपोकोटाइल, जो कि स्कोटोमोर्फोजेंसिस कंडीशन या डार्क कंडीशन में चीजें देखने को मिलती हैं। इथाइलिन का फंक्शन क्या है? एपिनेस्टिक बेंडिंग ऑफ लीफ, ट्रिपल रिस्पॉन्स, प्रमोट करता है लीफ सेनेसेंस और एब्सेशन को। इसके अलावा जो ये आपका क्या करता है, ये आपका जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है पीसीडी, इसको भी क्या करेगा, ये आपका प्रमोट डिले करेगा, पोस्टपोन करेगा। और लेटरल सेल एक्सपेंशन को ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन का मतलब है सेल का डिवीजन। बेसिक होता है नेचर में, अमीनोप्यूरिन फिनाइलयूरिया डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रमोट करता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन को। सिंथेटिक काइनिन होता है आपका काइनेटिन, डीपीयू, ठीक है। नेचुरल साइटोकाइनिन होता है आपका जियाटिन, जो कि फाउंड होता है कोकोनट के मिल्क में पाया जाता है। जो आपका सिंथेसिस है वो कहाँ होती है, रूट में होती है, ठीक है। जाइलम पास इट अपवर्ड। नेचुरल साइटोकाइनिन के नाम लिखे हुए यहाँ पर जियाटिन जो है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है रूट, और जो ऑक्सिन की लोकेशन होती है शूट, ठीक है। अगर हाई साइटोकाइनिन है तो शूट प्रमोट होगी, हाई ऑक्सिन है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर है तो क्राउन गोल्ड डिसीज ये देखने को मिलेगी। साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? क्राउन गोल्ड फॉर्मेशन, इनहिबिट करता है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, सेल डिवीजन, रेगुलेट करता है जीवनस ट्रांजिशन, पार्थेनोकार्पी, जाइलोजेनेसिस, लेटरल बड ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड मोर्फोजेनेसिस। अगर साइटोकाइनिन का डिग्रेडेशन हो गया तो यहाँ पर शूट ग्रोथ इनहिबिट देखने को मिलेगी, ठीक है। बायोसिंथेसिस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डाइमिथाइल फोस्फेट जो होता है एटीपी के साथ काम करके आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करती है, इसको आइसोपेंटाइल एडिनोसिन राइबोसाइड 5 डाइफोस्फेट में कन्वर्ट करती है। फाइनली यहाँ पर जियाटिन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग हाइब्रिड टू कंपोनेंट सिग्नलिंग होती है। यहाँ पर देखिए हिस्टडीन का जो फोस्फेट है ये किसको फोस्फोरिलेट कर रहा है, एस्पाराटेट को, और उसके बाद में किसको किया जा रहा है, हिस्टडीन फोस्फो ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइगेंड साइटोकाइनिन है, रिसेप्टर इसका CR1 है। चेज डोमेन यहाँ पाया जाता है। रिसेप्टर जो है AHK2, 3, 4 ये सब होते हैं, ठीक है। हिस्टडीन फोस्फोट्रांसफेरेज प्रोटीन जो होता है इमीडिएट करता है फोस्फेट के ट्रांसफर को, ठीक है, बिटवीन सेंसरी काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में यहाँ पर ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होगा, जो ये HPT है हिस्टडीन फोस्फोट्रांसफेरेज फोस्फेट को ट्रांसफर करेगा, एस्पाराटेट के ऊपर फोस्फेट लगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप B RR जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए टाइप A RR इनहिबिट करता है इस चीज को, ठीक है। और PHY भी और अदर फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं और साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, एक एब्सिसिक एसिड के बारे में थोड़ा सा और देखो। जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है ना, एब्सिसिक एसिड जो होता है रूट इंक्रीज करवाया, और दूसरा ये है कि विविपैरी है ना, विविपैरी को एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है और जिब्रेलिक एसिड विविपैरी को प्रमोट करता है, ये चीज याद रखिएगा। तो एब्सिसिक एसिड में यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लिसराइडेड 3 फोस्फेट और यहाँ पर पायरुवेट जो है दोनों मिलके क्या करवा रहे हैं, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, फिर जियाजेंथिन बन रहा है, फिर नियोजेंथिन बन रहा है, फिर यहाँ पर 9,6 जियोजेंथिन और फिर जेंथोक्सिन। जेंथोक्सिन क्या बना रहा है, एब्सिसिक एसिड बना रहा है। एब्सिसिक एसिड विविपैरी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग के लिए भी यहाँ पर स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए भी एब्सिसिक एसिड जो है वो काम करता है, स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए भी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसके जो रिसेप्टर इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो द कोर कंपोनेंट ऑफ एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग इज एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर, पायल प्यार और आरकार, ठीक है। यहाँ पर PP2C फोस्फेटेज जो है ये नेगेटिव रेगुलेटर है, SNRK2 काइनेज जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर है। जब आपका एब्सिसिक एसिड एब्सेंट है तो ये जो PP2C जो आपकी फोस्फेटेज है ये SNR2 के साथ में एसोसिएशन में रहेगी, ठीक है। और SNR2 जो है इसके एक्टिवेशन को बचा के रखेगा, SNR2 का यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर
नो एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स। जबकि जब प्रेजेंस होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस जब होगी तो यहाँ पर जब ये बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर के साथ में, PP2C को इनहिबिट कर देगा। PP2C को जब इनहिबिट करेगा तो SNRK2 जो होता है इसका एक्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। SNRK2 का जब एक्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये जो एब्सिसिक एसिड का रिस्पॉन्स है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो VP14 क्या करता है, इंड्यूस एब्सिसिक एसिड, और ये इनहिबिट करता है विविपैरी को। एब्सिसिक एसिड अगर एब्सेंट है तो विविपैरी देखने को मिल जाएगी आपको। और चीज देखिए, जो लिया प्रोटीन होता है और RD29 होता है, ये भी डेसिकेशन टॉलरेंस जो होता है इन्वॉल्व, और डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग 1O2 DREB12 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं, इनके पास नो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार, इस पर नजर डाल लीजिएगा इस चीज पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ऑक्सिन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ट्रिप्टोफेन, इथाइलिन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है मिथियोनिन, जैस्मोनिक एसिड का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, स्ट्रिगोलैक्टोन, इन सब का क्या प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। यूबिक्विटिन पाथवे जो होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिक, स्ट्रिगोलैक्टोन, जैस्मोनिक एसिड में होता है। हिस्टिडाइन 2 कंपोनेंट सिस्टम साइटोकाइनिन, इथाइलिन में होता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, स्ट्रिगोलैक्टोन, जैस्मोनिक एसिड, ये सारे क्या करते हैं, सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये सेनेसेंस को डिले करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2 मार्क्स के। जैस्मोनिक एसिड क्या है, जैस्मोनिक एसिड जो है ये आपका, ये अल्फा लाइनोलेनिक से डिराइव होता है। ठीक है, सिंथेसाइज बाय ऑक्टाडेकेनोइड पाथवे, प्रीकर्सर अल्फा लाइनोलेनिक, लोकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम। इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, सिंथेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्टाडेकेनोइड पाथवे यूज होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड पेरोक्सिडेज में कन्वर्ट होता है बाय लाइपोक्सिजनेज एंजाइम, पेरोक्सिडेज एलिन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है बाय एलिन ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। फिर इसको एलिन ऑक्सीडेज साइक्लेज इसको किस में कन्वर्ट करिए, 12 ऑक्सीफाइटर डिकेनोइक। ये सारी प्रोसेस चलती है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में। उसके बाद में पेरोक्सिजोम में जाता है और यहाँ पर रिडक्टेज और सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन चलती है और यहाँ पर जैस्मोनिक एसिड बनता है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। ठीक है, फैटिक एसिड ब्रेकडाउन। जैस्मोनिक एसिड का जो लाइगेंड होता है, लाइगेंड जो है जैस्मोनिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड का जो रिसेप्टर होगा वो होगा COI1। ठीक है, कोर्नेटाइन इनसेंसिटिव 1, इनहिबिटर है जैज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYC2। तो जब यहाँ पर जो जिब्रेलिक एसिड होता है आपका, जब ये अपने लाइगेंड से बाइंड करता है, रिसेप्टर से जब ये बाइंड करता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रुको, अच्छा इसी पाथवे को देख लेते हैं। जो आपका जिब्रेलिक एसिड होता है, अब आपका जनरली क्या होता है, जैज जो है आपका इनहिबिटर है। जैज इनहिबिटर जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है MYC2, इसको इनहिबिट करके रखता है ना। कब, जब जैस्मोनिक एसिड एब्सेंट होता है। लेकिन जब जैस्मोनिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, जो कोर्नेटाइन इनसेंसिटिव रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड करता है तो जैज डोमेन का प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन करवा देता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। क्या क्या काम करता है वो यहाँ पे लिखे हुए, एक बार इसके थ्रू इसको भी गो थ्रू कर लेना। फिर आता है स्ट्रिगोलैक्टोन। स्ट्रिगोलैक्टोन जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है ये आपका, ठीक है, माइकोराइजल फंगस के साथ में। स्ट्रिगोलैक्टोन इज प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ द रूट एंड सेंड थ्रू आउट द रूट टू अट्रैक्ट द फंगस एंड प्रिवेंट लेटरल ग्रोथ। ठीक है, लेटरल ग्रोथ प्रिवेंट के लिए काम करता है ये। तो यहाँ पर ऑक्सिन जो है स्ट्रिगोलैक्टोन इसको एक्टिवेट करेगा, ये आईपीटी को इनहिबिट करके साइटोकाइनिन को इनहिबिट करेगा और लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इस तरीके से ये साइटोकाइनिन प्रमोट करता है लेटरल ग्रोथ को और ऑक्सिन और स्ट्रिगोलैक्टोन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं लेटरल ग्रोथ को। ठीक है, अगर म्यूटेशन आपका मैक्स 1 और मैक्स 3-4 में तो स्ट्रिगोलैक्टोन की सिंथेसिस नहीं होगी। सीड जर्मिनेशन ऑफ पैरासिटिक प्लांट, प्ले रोल इन प्लांट drought and nutrient stress. Strigolactone are involved in promoting germination of root parasitic plant, play a role in attracting mycorrhizal fungus, suppress करता है lateral root को, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो जो ऑक्सिन होता है मैक्स प्रोटीन को, मैक्स जीन को एक्टिवेट करते हैं, स्ट्रिगोलैक्टोन करेगा, ये BRC को करेगा और इनहिबिट करेगा लेटरल ग्रोथ को। ठीक है, किस तरीके से इसकी सिंथेसिस होती है, तो जो आपका बीटा कैरोटीन है आपका, ये किस में कन्वर्ट होता है, 9-6 बीटा कैरोटीन में। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्नोलैक्टेन में। फिर ये होगा कार्लोलैक्टेन जो है ये प्लास्टिड से कहाँ आएगा आपका, साइटोसोल में। साइटोसोल में होने के बाद ये 5-डीऑक्सीस्टेरोल में कन्वर्ट होगा और फाइनली स्ट्रिगोलैक्टोन में कन्वर्ट होगा।
इंपॉर्टेंट देखिए, D14 जो होता है ये अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेज प्रॉपर्टी होती है, इसके पास में रिसेप्टर है ये स्ट्रिगोलैक्टोन का रिसेप्टर D14 जिसके पास अल्फा बीटा हाइड्रोलेज एक्टिविटी होती है। जब स्ट्रिगोलैक्टोन बाइंड करते हैं इस रिसेप्टर के साथ में तो D14 जो होता है डिग्रेड होता है, अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, जब इसके साथ इसका रिसेप्टर बाइंड करता है, ठीक। तो ये सेंसिटिव होता है अपने रिसेप्टर के लिए। स्ट्रिगोलैक्टोन कहाँ सिंथेसाइज होता है ये सिंथेसाइज होता है रूट में। तो इसका लाइगेंड जो है स्ट्रिगोलैक्टोन रिसेप्टर D14 द्वार 14 है, सिग्नलिंग 26 प्रोटियोसोमल एफवॉक्स और इनहिबिटर टारगेट, ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं। ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होता है फॉस्फेट काइनेज, ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होता है कैम्पेस्ट्रोल से राइज होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिमिलर होता है, पॉलीहाइड्रोक्सीस्टेरॉइड फैमिली से बिलोंग करेगा, लाइगेंड इसका BR होता है, रिसेप्टर इसका BR1 होता है, BUC1 BS के काइनेज एंजाइम होते हैं, BK1 इसका इनहिबिटर होता है, ठीक है। क्या काम करता है सेल के डिवीजन में, सेल के एलोंगेशन में काम करेगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डिफरेंशिएट जाइलम टिश्यू, वर्क विद ऑक्सिन, ठीक है, प्रमोट करता है सेनेसेंस को, और ये जो है इथाइलिन के साथ मिलकर एब्सिसिक एसिड को इनहिबिट करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई नो ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया है, लेकिन जो PYQ का सेशन है उसमें मैं और डिटेल में फोकस करके बताऊंगी मैं कि कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि मैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, ठीक है, जितने मेरे को मिलेंगे। तो 5 साल के क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।